G6 न्यूज़ में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदनान राज। तो आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के साथ में आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आइए नजर करते हैं आज की नई खबरों की ओर। रूस से सस्ता क्रूड लेने की तैयारी, रुपये में कच्चा तेल खरीदने की डील लगभग तय हो चुकी है। भारतीय करेंसी मजबूत होगी, आयात बिल भी घटेगा। यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका और पश्चिमी देशों की पाबंदियों से जूझ रहा रूस क्रूड ऑयल, जिसके लिए नए ग्राहक तलाश रहा है। वही अपनी सहूलियत और ज़रूरत के हिसाब से भारत ऐसे करार की ओर बढ़ रहा है कि जिसने न केवल महंगे क्रूड के बोझ से राहत मिले बल्कि रुपये की कीमत भी बढ़े। इन सब वजहों से भारत रूस की क्रूड डील लेने के लिए करीब है। रूसी क्रूड डील में खास बात यह है कि तेल का भुगतान डॉलर की जगह भारतीय रुपये और रूसी रूबल में किया जाएगा। वही क्रूड ऑयल को भारतीय पोर्ट तक भेजने में शिपिंग और इंश्योरेंस की जिम्मेदारी भी रूस खुद उठाने वाला है। पूर्व आतंकवादी का एक बड़ा खुलासा, पाकिस्तान और आईएसआई कश्मीर के युवाओं को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई भारत में अशांति पैदा करना चाहते हैं और अपने स्वार्थ के लिए कश्मीरी युवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह कहना है कि पीओके में हथियारों की ट्रेनिंग लेने वाले पूर्व आतंकवादी का एक अखबार के साथ में जब इंटरव्यू हुआ और उस इंटरव्यू के अंदर मोहम्मद फारूक खान उर्फ सैफुल्लाह फारूक ने यह बताया कि वह आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि उनका इस्तेमाल हो रहा है। श्रीनगर निवासी मोहम्मद फारूक खान ने बताया कि सन 1989 में घाटी में आतंकवाद की लहर थी और तब वह टीनेजर थे। अन्य कई लड़कों की तरह वो भी आतंकवाद में शामिल हो गए। उन्हें एलओसी को पार कर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके ले जाया गया। वहाँ उन्हें AK-47 सहित कई हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी गई और इसके बाद में वापस कश्मीर लौट आए और आतंकवादी बन गए। 1991 तक वह सक्रिय आतंकवादी थे। आगे उन्होंने बताया कि एक दिन आतंकवादियों ने एक विश्वविद्यालय में कुलपति मुशीरुल हक की हत्या कर दी। इस पर उनके मन में कई सवाल उठे। उन्होंने अपने साथी आतंकवादियों से कहा, अगर हम आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं तो अपने निर्दोष लोगों को क्यों मारा जा रहा है? इसका उन्हें कोई जवाब न मिला। फिर उन्होंने ये रास्ता छोड़ने का फैसला किया और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यूजीसी का लाखों स्टूडेंट्स के हक में फैसला, 4 वर्षीय यूजी डिग्री होल्डर ले सकेंगे पीएचडी में एडमिशन। नेट जेआरएफ के लिए मौजूद सीटों में 60% आरक्षण का भी प्रस्ताव। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी आज लाखों स्टूडेंट्स को सीधे इम्पैक्ट करने वाले एक बड़े फैसले पर मुहर लगाने जा रहा है। यूजीसी 4 साल के ग्रेजुएशन प्रोग्राम और पीएचडी रेगुलेशंस में बदलाव को लागू करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 7.5 के न्यूनतम सीजीपीए के साथ 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर पीएचडी प्रोग्रामों में प्रवेश ले सकेंगे। और साथ ही यूजीसी ने रेगुलेशन एक्ट 2016 में संशोधन के अपने नए मसौदे से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट और जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ के लिए उपलब्ध सीटों में से 60% आरक्षित करने का भी प्रस्ताव दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाने के बाद अब योगी के शपथ ग्रहण के 70,000 लोग साक्षी बनेंगे। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आदित्यनाथ 21 मार्च को नई पारी का आगाज करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे सामने आ चुके हैं। भाजपा ने स्पष्ट बहुमत के साथ प्रदेश की सत्ता में वापसी की है। योगी आदित्यनाथ 21 मार्च को दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां चल रही हैं। कार्यक्रम का आयोजन इकाना स्टेडियम में किया गया है। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में 70,000 लोगों के शिरकत करने की संभावना जताई जा रही है। शासन ने योगी 2 सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के सफल आयोजन के लिए 7 पीसीएस अधिकारियों को जिला अधिकारी लखनऊ से संबद्ध किया है। नियुक्त विभाग ने बुधवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है और ये अधिकारी 19 मार्च की शाम से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। हिजाब विवाद में आज कर्नाटक बंद का ऐलान, बेंगलुरु सहित कई जगहों पर नहीं खुलेंगे बाजार। मुस्लिम संगठनों ने कहा कि कोर्ट का फैसला शरीयत के खिलाफ है। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने गुरुवार यानी 17 मार्च को कर्नाटक बंद बुलाया है।
इसका असर भी देखने लग गया है। संगठन के लोगों ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला शरीयत के खिलाफ है। वहीं उडुपी कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट यशपाल सुवर्णा ने कहा कि हैदराबाद से एक आतंकी संगठन के लोगों ने छात्राओं को मीडिया के सामने बयान देने के लिए ट्रेनिंग दी थी। अमीर शरीयत कर्नाटक के मौलाना सगीर अहमद खान रश्दी ने कोर्ट के फैसले पर दुख जताया और इसके विरोध में तमाम मुस्लिम संगठनों से कर्नाटक बंद के लिए अपील की। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि छात्राओं को स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनना इस्लाम के हिसाब से जरूरी नहीं है। सगीर ने कर्नाटक बंद का ऐलान ऐसे समय में किया है जब हिजाब विवाद के चलते पूरे राज्य में 21 मार्च तक धारा 144 लागू है। साइबर क्राइम ने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसके चलते उन्होंने कहा कि 4 साल में 10,000 से अधिक गुजराती ठगे गए। साइबर फ्रॉड ने 28 करोड़ रुपए गंवाए। देश में अब डिजिटल ट्रांजैक्शन का क्रेज बढ़ता चला जा रहा है। मोबाइल से ट्रांजैक्शन का क्रेज भी लोगों के लिए सरल बना है। ऐसे में एक क्लिक के जरिए चंद सेकंड में ही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खाते में रुपए ट्रांसफर कर सकता है। देश में बढ़ते इस क्रेज का एक और जहां फायदा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर ठग गैंग सक्रिय होकर इसका दुरुपयोग भी कर रही है और पिछले 1 साल में गुजरातियों ने 7 करोड़ से अधिक रुपए साइबर फ्रॉड में गंवा दिए हैं। पिछले 4 साल की अगर बात की जाए तो 28 करोड़ से अधिक की रकम गुजरातियों ने साइबर फ्रॉड में गंवाए हैं। लोकसभा सत्र में दी गई जानकारी के अनुसार गुजरात में 2018 और 19 में 1135 और 2019-20 में 2719 साइबर फ्रॉड के केस दर्ज किए गए हैं। इन दिनों वित्तीय वर्ष में गुजरातियों ने साइबर फ्रॉड में 8 करोड़ 76 लाख रुपए गंवाए हैं। दर्शकों, आज की पॉजिटिव खबर में हम आपको बताएंगे कि ट्रेडिशनल फार्मिंग छोड़कर 70 साल के हमीर ने नींबू की बागवानी शुरू की। अब सालाना 5 लाख मुनाफा कमा रहे हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में रहने वाले हमीर सिंह परमार ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे। मुश्किल से उनका गुजारा होता था। 60 साल की उम्र में जब आमतौर पर लोग रिटायरमेंट का प्लान करते हैं, तब उन्होंने नए सिरे से खेती की शुरुआत की। 10 साल पहले करीब 3 एकड़ जमीन पर उन्होंने नींबू का बगीचा लगाया। आज वे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में इसकी मार्केटिंग करते हैं। इससे हर साल 5 लाख रुपए से ज्यादा उनकी कमाई हो जाती है। बड़ी संख्या में उन्होंने लोगों को रोजगार से भी जोड़ा है। 70 साल के हमीर सिंह कहते हैं कि 12 साल पहले मैं बिहार के अमिताभ सिंह से मिला। वे झालावाड़, चूड़ा सहित कई इलाकों में नेचुरल फार्मिंग करते थे। कॉमर्शियल फार्मिंग में उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। उन्होंने मुझे ट्रेडिशनल फार्मिंग छोड़कर नेचुरल फार्मिंग करने की सलाह दी और बताया कि नींबू की खेती से बढ़िया मुनाफा कमाया जा सकता है और आज हकीकत में मैं उसके अंदर अपना मुनाफा देख पा रहा हूं। आईपीएल के बाद भी क्रिकेट की भरमार, लगातार एक्शन में रहेगी टीम इंडिया। पाकिस्तान से 2 भिड़ंत, T20 वर्ल्ड कप के मैच भी बढ़ाएंगे रोमांच। 26 मार्च से आईपीएल का आगाज होने वाला है और सभी भारतीय खिलाड़ी 29 मई तक चलने वाले इस मेगा लीग में हिस्सा होंगे। और आईपीएल के बाद भी टीम इंडिया लगातार क्रिकेट खेलने वाली है। पाकिस्तान के साथ भी हमारे 2 बड़े मुकाबले तय हैं। पहली भिड़ंत एशिया कप में होगी और दूसरा महामुकाबला T20 वर्ल्ड कप में होगा। वहीं इंग्लैंड दौरे पर भी टीम इंडिया के पास टेस्ट सीरीज जीतने का मौका होगा। तो दर्शकों, बहुत जल्द मुलाकात होगी दूसरी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए G6 न्यूज़। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और दूसरी नई खबरों को सुनने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिएगा।